तुमने हमें नहीं बुलाया, अब हम इस पूरे गांव को तबाह कर देंगे। जरा सोचिए, दार्जिलिंग के खूबसूरत चाय बागानों के बीच छिपा एक छोटा सा शांत गांव अचानक एक ऐसे खौफनाक सपने में बदल जाता है जो लिटरली किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि पीढ़ियों तक चलने वाले इस डर की असल शुरुआत कैसे हुई। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी घटना को गहराई से डिकोड करेंगे। हम इसे दो नजरियों से देखेंगे, एक तरफ गांव की वो खौफनाक अलौकिक मान्यताएं और दूसरी तरफ वो मनोवैज्ञानिक सच जो शायद भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है। अध्याय 1, दहशत की शुरुआत। चलिए देखते हैं कि ये पूरा खौफनाक सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। इमेजिन कीजिए, इस गांव में सिर्फ 35 घर हैं और मुश्किल से 150 लोग रहते हैं। मतलब जब यहाँ दहशत फैलती है ना, तो सच में छुपने की कोई जगह नहीं बचती। ये सारा डरावना खेल निशा नाम की एक लड़की की शादी से शुरू हुआ। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे जब दूल्हे के चाचा ने अनजाने में 2 अनजान औरतों को शादी में आने का न्योता दे दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ही मिनटों बाद निशा हवा में 4 फीट ऊपर उठ गई। वो 2 अलग अलग आवाजों में चीखने लगी कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। शादी वहीं टूट गई और सबसे दुखद बात, उसी रात निशा ने अपनी जान दे दी। लेकिन यार, ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद गायों के दूध की जगह खून निकलने लगा और देखते ही देखते 2 महीने के अंदर गांव में मिसकैरेज यानी गर्भपात के मामले अचानक बढ़ गए और लोग दावा करने लगे कि उन्हें भूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो दहशत अपनी चरम सीमा पर तब पहुंची जब सुप्रिया की मां ने गांव के उसी पुराने पीपल के पेड़ से एक काला कपड़ा खींचकर निकाल दिया। अगले ही दिन उनका बायां हाथ रहस्यमयी तरीके से सूजकर लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टर तक कुछ नहीं समझ पाए। फिर एक रात रसोई से अजीब सी आवाजें आने लगी। जब सुप्रिया ने जाकर देखा तो उसकी मां फर्श पर बैठी थी। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और वो अपने ही लकवाग्रस्त हाथ का मांस चबा रही थी। पूरा फर्श खून से सना था। ये लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अध्याय 2, तांत्रिक आयुष की एंट्री। अब सोचिए, गांव वाले पूरी तरह से हताश हो चुके थे। 75 साल के एक्सपीरियंस्ड तांत्रिक भी अनुष्ठान करते वक्त एक महिला की आवाज में चीख कर भाग खड़े हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि यह शक्ति उनके बस के बाहर है। तब किसी ने आयुष नाम के एक रहस्यमयी तांत्रिक का जिक्र किया जिसे तिब्बती संत मिलारेपा का अवतार माना जाता था। गांव वाले ऑब्वियसली किसी बुजुर्ग साधु की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके सामने खड़ा था महज 22 साल का एक आम सा लड़का। जब उन्होंने मदद की भीख मांगी तो आयुष बाहर भारी बारिश में गया, आसमान की तरफ बस अपनी एक उंगली उठाई और लोगों के मुताबिक बारिश उसी पल रुक गई। आयुष का ये शुद्धिकरण अनुष्ठान एकदम माइंड ब्लोइंग था। सबसे पहले उसने कपूर के 4 टुकड़ों पर बस एक फूंक मारी और उनमें अपने आप आग लग गई। फिर उसने एक नींबू काटा और यार, सबके सामने उस नींबू से गहरा लाल खून टपकने लगा। और जैसे ही उसने उस नींबू पर फूंक मारी ना, गांव के 2 अलग अलग घरों से 2 औरतें अचानक चीखती हुई बाहर भागीं। वो जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगीं और बेहोश हो गईं। आयुष ने फाइनली कह दिया कि अब गांव आजाद है। और आप हैरान रह जाएंगे, चमत्कारिक रूप से कुछ ही महीनों में सुप्रिया की मां का हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। अध्याय 3, गांव का वो काला सच। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? इसके तार जुड़े हैं गांव के एक गहरे अतीत से। गांव की मान्यताओं के अनुसार करीब 7-8 साल पहले गांव की 2 बहनों ने काला जादू सीखना शुरू किया था। जब इसका पता चला तो एक साधु ने उनकी बुरी शक्तियों को उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया और गांव वालों ने उन दोनों बहनों को बेइज्जत करके हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। अब ध्यान से सुनिए, निशा की शादी से ठीक 3 हफ्ते पहले उस रक्षक साधु की मौत हो गई और शादी की रात जब दूल्हे के चाचा ने अनजाने में उन 2 औरतों को अंदर आने का न्योता दिया तो उसने लिटरली आखिरी सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया, जिससे उन निर्वासित बहनों की आत्माएं अपना बदला लेने वापस आ गईं। अब जो बात इस पॉइंट पर सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहां से हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। एक तरफ हमारे पास ये अलौकिक थियरी है, बदला लेने वाली आत्माएं, टूटा हुआ सुरक्षा घेरा और वो श्राप। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा और शायद ज्यादा डरावना मनोवैज्ञानिक सच है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वहां कोई भूत था ही नहीं? क्या हो अगर ये सब कुछ महज एक छोटे से समुदाय के सामूहिक अपराधबोध, अकेलेपन और एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस का नतीजा था? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पतन। अगर हम इस भूतों वाली थ्योरी को साइड में रख दें तो हमें क्या दिखता है? 150 लोगों का एक ऐसा समूह जो सामूहिक मानसिक पतन यानी कलेक्टिव ब्रेकडाउन से गुजर रहा था। इसे मनोविज्ञान में मास हिस्टेरिया कहते हैं। ये तब होता है जब अफवाहों और डर के कारण पूरे समुदाय में एक ही भ्रम या बीमारी फैल जाती है। सोचिए, 35 घरों के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की की आत्महत्या किसी भावनात्मक भूकंप की तरह थी।
उस ट्रॉमा और तेजी से फैली अफवाहों ने पूरे गांव की घबराहट को इस हद तक बढ़ा दिया कि वे सब सामूहिक भ्रम का शिकार हो गए। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। हर उस खौफनाक घटना के पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक सच्चाई छुपी थी। गायों का खून देना, एक्चुअली ये मास्टाइटिस नाम का एक आम इन्फेक्शन होता है जिसे दहशत के मारे इग्नोर कर दिया गया। प्रेगनेंसी लॉसेस, ये सीधे तौर पर भारी तनाव और मेडिकल सुविधाओं की कमी का नतीजा था। और सुप्रिया की मां का वो डरावना सेल्फ कैनिबलिज्म, वो किसी आत्मा का साया नहीं था यार, वो एक बहुत ही सीवियस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था। दिक्कत यह है कि जब आप अवेयरनेस से दूर होते हैं तो गंभीर मानसिक बीमारियों को हमेशा काले जादू का नाम दे दिया जाता है। तो यहां सबसे अहम पॉइंट है नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट ये प्लेसीबो इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है। जब किसी इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो उसका शरीर सच में वैसे ही नेगेटिव लक्षण पैदा करने लगता है। सुप्रिया की मां को अंदर तक विश्वास था कि उस काले कपड़े को छूने से उन्हें श्राप लग गया है। उनके दिमाग ने लकवे की उम्मीद की और उस डर के भारी मेंटल प्रेशर ने सच में उनके हाथ को लकवाग्रास कर दिया। सोचिए, उनके अपने ही डर ने उनके शरीर को कैसे तोड़ दिया। अध्याय 5 अंधविश्वास या सामूहिक भ्रम। मतलब ये जो सारा खौफ था ना, वो किसी पेड़ पर रहने वाली आत्मा का नहीं था, ये था उनके अपने सामूहिक अपराध बोध का। सालों पहले उन्होंने 2 युवा लड़कियों को बेइज्जत करके निकाल दिया था, जो उस छोटे से समाज में मौत की सजा देने के बराबर था। वो गिल्ट उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं पनप रहा था। जब रक्षक साधु की मौत हुई और आत्महत्या की घटना घटी तो वो सारा दबा हुआ डर फूटकर बाहर आ गया। एक अत्यधिक अंधविश्वासी माहौल में सजेशन की पावर इतनी गहरी होती है कि हर नॉर्मल घटना हॉरर फिल्म लगने लगती है। यहां तक कि आयुष का वो इलाज भी सिर्फ इसलिए काम कर गया क्योंकि गांव वालों को उस 22 साल के लड़के पर अटूट विश्वास था। उस नाटकीय अनुष्ठान ने बस उनके दिमाग से डर का वो भारी बोझ हटा दिया। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है। यह हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में असली राक्षस वो भूत और श्राप हैं जिनकी कहानियां हम अंधेरे में सुनाते हैं, या फिर इस दुनिया की सबसे खतरनाक और पावरफुल चीज़ हमारा अपना ही दिमाग, हमारा डर और हमारा वो सामूहिक अपराध बोध है जो हमारे बुरे सपनों को भी हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।